गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। बीआरबीएल के इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हमारी जो बातचीत चल रही थी वो रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की हम लोग बातचीत कर रहे थे डीआरटी और डीआरएटीज की। डीआरटी के एस्टैब्लिशमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी और सेक्शन थे, डीआरटी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कैसे आते हैं, कौन उन्हें नियुक्त करता है, बाकी जो ऑफिसर्स होंगे उन्हें कौन नियुक्त करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का टेन्योर होगा, क्या मैक्सिमम एज है, ये सारी चर्चा हम पिछली मुलाकात में कर चुके हैं। वो क्लास अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास आपको वीडियो सेक्शन में इसी चैनल पर दिख जाएगा। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक आरडीबी एक्ट के अंतर्गत हमने सारी बातचीत कर ली है। आपसे ये वायदा किया गया था कि डीआरटी के बाद हम डीआरएटीज पर सारी चर्चा करेंगे, यानी डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल पर। इस पर हमारी चर्चा होगी। तो आज सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 12 तक हमारी चर्चा होनी है, जिसमें डीआरएटीज का एस्टैब्लिशमेंट, चेयरपर्सन की नियुक्ति, उनका ऑफिस टेन्योर, मैक्सिमम एज और जो बाकी ऑफिसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, सेक्शन 12 के अंतर्गत हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो आज पूरी बातचीत हमारी डीआरएटीज पर होगी। इस पर चर्चा करने के पहले थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं कि क्या अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्योंकि वो दोहराना हमारे लिए आवश्यक है। एक इंटरलिंक आपको क्लास से मिल जाएगा पिछली मुलाकात से। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप में से जितने भी हमारे नए मित्र हैं बाबू, वो ठीक से समझ लीजिए ये सीरीज है क्या। बीआरबीएल जो आपका 4th कंपलसरी पेपर है उस पर मेरी आपसे बातचीत चल रही है। आपके पूरे सिलेबस में बीआरबीएल के सारे मॉड्यूल में 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए बी सी डी करके 4 मॉड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। इन चारों ही मॉड्यूल में जितनी भी यूनिट्स हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर मैं एक एक करके आपसे बातचीत कर रहा हूं। यानी ये क्लास आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, आपकी थ्योरेटिकल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको थ्योरी पढ़ना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं, पिछले 1-2 साल में जो आईएबीएफ ने पेपर लिए हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ एमसीक्यू तैयार करके पेपर क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। कॉन्सेप्ट पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। और बीआरबी जैसे जहां पर थ्योरी ज्यादा है वो सब्जेक्ट और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हमारी बात इन सारे मुद्दों पर होगी। इसके पहले हम सारी बातचीत जो कर चुके हैं वो मॉड्यूल ए बी के सारे टॉपिक पर, वो सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। अब आते हैं, बातचीत करते हैं डीआरटी और डीआरएटीज के बारे में। तो आज तो हमारी डीआरएटीज के बारे में बात होगी। डीआरटीज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। देखिए, इन दोनों का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो आरडीबी एक्ट के अंतर्गत होता है, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। ये इसका वास्तविक नाम नहीं था, असल में ये इस नाम से एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। ये अधिनियम जब आया था तो इस अधिनियम का नाम था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। 2019 में इसमें परिवर्तन हुआ, अमेंडमेंट हुआ और उसका नाम छोटा करके अब इसे आरडीबी एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब वैसे हम इसको रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट के नाम से जानते हैं। इसी के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है ये 2 एजुकेटिंग अथॉरिटीज। एक है आपकी डीआरटीज, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, जो जहां कहीं सिर्फ ट्रिब्यूनल शब्द लिखा है वहां पर आपको डीआरटीज का मतलब समझना है। दूसरा जो एस्टैब्लिशमेंट होता है ये इनकी एपिलेट अथॉरिटी है, डीआरटीज की एपिलेट अथॉरिटी है डीआरएटीज। डीआरएटीज यानी डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। डीआरटी के बारे में जो सारी चर्चा हुई है वो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक हुई है। इसकी सारी चर्चा हम लोगों ने पिछली मुलाकात में कर ली है। डीआरएटीज का जो एस्टैब्लिशमेंट और वहां से लेके उसके ऑफिसर्स, चेयरपर्सन की नियुक्ति, उनका टेन्योर, ये सारी चर्चा हुई है सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 12 तक की चर्चा हुई है। तो सेक्शन 12 तक हमें ये सारी चीजें आज देखनी। 12 में कुछ और है नहीं। 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा उचित समझेगा वैसे अतिरिक्त ऑफिसर्स की नियुक्ति चेयरपर्सन के साथ साथ करता है। दोनों ही एक सदस्यीय होती है। डीआरटी में भी एक ही सदस्य होता है जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो एक सदस्य होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं भैया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर कल हमारी पूरी बातचीत हुई थी। और यहां पर जो एक सदस्य होता है उसको हम चेयरपर्सन के नाम से जानते हैं। इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? इन दोनों की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके करता है। जो डेट लिखी होती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उन्हीं उसी दिन से इनकी नियुक्ति वहां पर मानी जाती है। तो आज इस वाले मुद्दे पर हमारी पूरी चर्चा होगी। अब पहले एक बहुत इत्मीनान से एक चीज समझ लीजिएगा, ये जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है इनका 2 काम होता है। पहला काम इनका होता है मैनेजमेंट का। इस एपिलेट ट्रिब्यूनल के जुरिडिक्शन में जितने भी डीआरटीज आते हैं ये उनको मैनेज भी करते हैं, क्लियर है। और इनका दूसरा काम होता है जो न्यायिक काम होता है। न्यायिक काम क्या है कि डीआरटी की जो अपील होगी वो किसके पास आप करेंगे? डीआरटीज के पास। तो डीआरटीज की अपील को सुनने का काम, या डीआरटीज के पास से जो अपील आई है, डीआरटी से अगर आप अग्रीव हैं डीआरटीज के डिसीजन से, तो आप अपनी अगली अपील जो करेंगे वो किसके पास करेंगे? डीआरएटीज के पास करते हैं। तो ये अपीलीय न्यायालय भी है, यानी ये अपील भी सुनता है। तो ये इतनी चर्चा हम लोगों ने पीछे वाली डीआरटीज में कर ली है। आज इस पर सारी बातचीत करनी है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 के कई सारे सब सेक्शन है। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 2 3 इन सब पर हमारी बात होगी। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि डीआरएटीज यानी डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट भारत सरकार करेगा अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट कराकर। एक या एक से अधिक डीआरटीज वो एस्टैब्लिश कर सकता है।
जैसा वो उचित समझता है। तो एक डीआरटी या एक से अधिक डीआरटीज का एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। अधिकार दिया गया है भारत सरकार को इसी आरडीबी एक्ट के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके वो डीआरएटीज का एस्टेब्लिशमेंट करता है। देखिए सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एपिलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 8 एपिलेट ट्रिब्यूनल मतलब डीआरएटी, अगर सिर्फ ट्रिब्यूनल शब्द कहीं पर लिखा तो उसका मतलब डीआरटी है। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश वन और मोर एपिलेट ट्रिब्यूनल। केंद्र सरकार एक या एक से ज्यादा डीआरटीज को एस्टैब्लिशमेंट कर सकता है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके, जिनको हम जानते हैं डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल के नाम से। क्या करेंगे, टू एक्सरसाइज द जुडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी कन्फर्ड और सच ट्रिब्यूनल बाय और अंडर दिस एक्ट। वो सारे पावर्स अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए जो इस अधिनियम के अंतर्गत डीआरएटीज को दिया गया है, इन सबको एक्सरसाइज करने के लिए डीआरएटीज की स्थापना होती है केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार को ये ताकत मिलती है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 आरडीबी एक्ट के माध्यम से। अब इसी सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 क्या है भैया, उसको ध्यान से समझिएगा। ये बताता है कि इनका जुरिडिक्शन क्या होगा, यानी इनका जो न्यायिक क्षेत्र होगा वो क्या होगा। तो सब सेक्शन 1 में जिन ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात की गई है, उसका जो न्यायिक क्षेत्र होगा वो किस न्यायिक क्षेत्र में काम करेगा, क्योंकि देखिए इनका एक क्षेत्रीय न्यायाधिकार होता है, एक क्षेत्रीय आधार पर काम करते हैं। डीआरटीज भी क्षेत्रीय आधार पर काम करते हैं, डीआरएटीज भी क्षेत्रीय आधार पर काम करते हैं। तो इनका न्यायिक क्षेत्र क्या होगा ये भी तय करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑल्सो स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन रिफर टू इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत ही वो स्टैब्लिश कर रहा है नोटिफिकेशन इसमें अपने गैजेट करके, और उसी सबसेक्शन में ये भी लिखेगा कि ये जो आपका एपिलेट ट्रिब्यूनल है ये कौन से जुरिडिक्शन में एक्सरसाइज करेगा। क्लियर है, तो ये किस ट्रिब्यूनल, कौन कौन से ट्रिब्यूनल इसके जुरिडिक्शन में आएंगे और किस न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत ये काम करेगा। द ट्रिब्यूनल इन रिलेशन टू विच द एपिलेट ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। तो किस ट्रिब्यूनल, कौन कौन से ट्रिब्यूनल इसके जुरिडिक्शन में आएंगे ये बताता है आपका केंद्र सरकार सबसेक्शन 2 के अंतर्गत, सबसेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। दूसरा है 8 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि केंद्र सरकार के पास यह भी अधिकार है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जिस डीआरएटी यानी एपिलेट ट्रिब्यूनल की वो स्थापना कर रहा है, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो उसके चेयरपर्सन को ये कह सकता है, यानी एक डीआरएटी के चेयरपर्सन को वो ये कह सकता है कि आप दूसरे डीआरएटी के चेयरपर्सन का काम भी संभालें, यानी कार्यभार दूसरे डीआरएटी के चेयरपर्सन का भी दिया जा सकता है। तो एक डीआरएटी के चेयरपर्सन को दूसरे डीआरएटी के चेयरपर्सन का भी कार्यभार दिया जा सकता है। नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइजेस द चेयरपर्सन ऑफ वन एपिलेट ट्रिब्यूनल। केंद्र सरकार ऑथराइज कर सकता है एक एपिलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन को कि वो डिस्चार्ज करे ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ अनदर एपिलेट ट्रिब्यूनल, किसी अन्य एपिलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन की ड्यूटी को भी डिस्चार्ज करने के लिए कह सकता है। तो सबसेक्शन 8 से लेकर सबसेक्शन 8 के सबसेक्शन 1, 2, 3 में अगर हम देखेंगे तो तीन बातें की गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों पर अधिकार रखता है, केंद्र सरकार एस्टैब्लिशमेंट करता है एक या एक से अधिक डीआरएटी जितना भी उचित समझेगा, उनका न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, यानी कौन से ट्रिब्यूनल किस एपिलेट ट्रिब्यूनल के जुरिडिक्शन में आएंगे, ये भी आपका भारत सरकार ही तय करता है। और भारत सरकार ये भी अधिकार रखता है कि एक एपिलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन को ऑथराइज कर सकता है कि वो दूसरे एपिलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन की ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सकता है। ये कहता है आपका सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 के अंतर्गत ही आपके डीआरएटीज का एस्टैब्लिशमेंट होता है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 9 इसकी बात करता है। अब यहां पर एक वापस इस डायग्राम पर आते हैं। जैसे डीआरएटीज में हमने देखा था कि सेक्शन 3 के अंतर्गत डीआरटीज में सेक्शन 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार डीआरटी को एस्टैब्लिश करता है, एक या एक से अधिक डीआरटी को एस्टैब्लिश कर सकता है। सेक्शन 4 में हमने उसके कंपोजिशन की चर्चा की थी। सेक्शन 4 में हम लोगों ने ये देखा था कि जो डीआरटीज हैं वो एक ही सदस्य इसमें होता है जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको अब आप कहोगे सर एक सदस्य से कैसे काम चलता है, क्या एक ही सदस्य सारा काम करता है? ऐसा नहीं है। डीआरटीज के साथ रिकवरी ऑफिसर्स को भी अटैच किया जाता है जो केंद्र सरकार ही अटैच करता है। इसके अलावा और भी ऑफिसर्स होते हैं जो केंद्र सरकार ही नियुक्त करता है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि डीआरटीज में या डीआरएटी में कितने सदस्य होते हैं, तो दोनों में आपका आंसर एक बनेगा। यानी अगर हम डीआरटी के कंपोजिशन की बात करें तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि डीआरटी एक सदस्य होता है जिसको हम प्रिसाइडिंग, उस एक सदस्य को हम क्या कहेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वैसे ही डीआरएटी के कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे, जो सेक्शन 9 चर्चा करता है वो ये कहता है कि डीआरएटी में भी एक सदस्य होगा जिसको हम किस नाम से बुलाएंगे, चेयरपर्सन के नाम से बुलाएंगे। यहां पर देखो भैया सेक्शन 9 क्या कह रहा है, एन एपिलेट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली
एपिलेट ट्रिब्यूनल में केवल एक व्यक्ति होगा। हियर इन आफ्टर रिफर्ड टू एज चेयरपर्सन ऑफ द एपिलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम यहां किस नाम से रिफर करेंगे? चेयरपर्सन ऑफ द एपिलेट ट्रिब्यूनल। एपिलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन के रूप में हम उसको जानेंगे, और इसको अपॉइंट कौन करेगा अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट में नोटिफाई करके? सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करता है। तो चेयरपर्सन की नियुक्ति भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और डीआरटी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की भी नियुक्ति कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और दोनों को रिमूव करने का अधिकार भी केंद्र सरकार का है। वो अलग बात है, पहले इनकी जांच की जाएगी। दो ही कंडीशन है इनको रिमूव करने की। एक, अगर ये अपने काम में इनकैपेबल है, यानी अगर इनकैपेबिलिटी है, ये काम करने में भी असक्षम है, तब। और दूसरा, अगर इनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, तो इन दो आधारों पर इनको हटाया जा सकता है। सेक्शन 15 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरपर्सन दोनों के रिमूवल, दोनों के रेजिग्नेशन की चर्चा की गई है, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ डीआरटी। डीआरएटी के चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट की क्वालिफिकेशन क्या होगी? डीआरटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए एक ही क्वालिफिकेशन, मैं दोनों में लगातार तुलना भी करता चल रहा हूं ताकि आप तुलनात्मक रूप से भी पढ़ पाए, तुरंत आपको याद हो जाए, और पिछला आप रिकॉल भी कर पाए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो बस एक ही लिखी गई थी, एक ही क्वालिफिकेशन वहां पर थी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो व्यक्ति बन सकता है जो या तो डिस्ट्रिक्ट जज हो, अभी मतलब हो, या तो वो रह चुका हो, या तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज होने की क्वालिफिकेशन हो। अगर ये तीनों में से कोई एक चीज है तो वो नियुक्त किया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए जो यहां पर क्वालिफिकेशन है वो 3 दी गई है। क्लियर है? यहां पर एक है डिस्ट्रिक्ट जज वाली, और यहां पर 3 है। क्या है 3? ध्यान से समझते चलिएगा। पहली कंडीशन तो यह है कि या तो वो हाई कोर्ट का जज हो, या तो वो रह चुका हो, या तो उसके अंदर हाई कोर्ट के जज होने की क्वालिफिकेशन हो। पहली कंडीशन है। क्लियर है? या तो हाई कोर्ट का जज हो, या तो रह चुका हो, या तो उसके अंदर हाई कोर्ट के जज होने की क्वालिफिकेशन हो। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, या वो किसी ट्रिब्यूनल में कम से कम 3 साल प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम कर चुका हो। तीनों कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं उनमें से कोई भी एक होगी तो वो एलिजिबल माना जाएगा। क्लियर है? अगर तीनों में से कोई भी नहीं है तो फिर एलिजिबल नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या थी? वो हाई कोर्ट या का जज या तो हो, या तो रह चुका हो, या तो होने की योग्यता रखता हो। दूसरी कंडीशन है वो किसी भी एपिलेट ट्रिब्यूनल में कम से कम 3 साल प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम कर चुका हो। तीसरी कंडीशन है कि वो इंडियन लीगल सर्विस में कम से कम 3 साल फर्स्ट क्लास ऑफिसर के रूप में काम कर चुका हो। क्लियर है? ये 3 कंडीशन, तीनों में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उसको चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट होने का अधिकार होता है, यानी वो एलिजिबल होता है। देखो क्लियर है? और नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगी। क्लियर है? देखिए क्या कहा जा रहा है। सेक्शन 10 कहता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ डीआरएटी। A person shall not be qualified for appointment as the chairperson of an appellate tribunal unless, कोई भी व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं होगा चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट होने के लिए जब तक कि उसके पास इनमें से कोई एक चीज ना हो। जब तक कि वो इनमें से कोई एक ना हो। क्या ना हो? एज इज और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर है? क्या कह रहा है? अनलेस, जब तक कि इनमें से कोई एक चीज नहीं होगी तब तक वो नहीं नियुक्त हो सकता है। तो इनमें से कोई एक चीज, 3 चीजों में से कोई एक होना चाहिए। इज और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो वो हाई कोर्ट के जज हो, या तो हो रह चुका हो, या तो होने की योग्यता रखता हो। दूसरी कंडीशन है हैज बीन अ मेंबर ऑफ द इंडियन लीगल सर्विस एंड हेल्ड अ पोस्ट ऑफ ग्रेड 1 ऑफ द सर्विस ऑफ एटलीस्ट 3 years, या तो इंडियन लीगल सर्विस में वो ग्रेड 1 का ऑफिसर कम से कम 3 साल रह चुका हो, या हैज हेल्ड ऑफिस एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ ट्रिब्यूनल फॉर एटलीस्ट 3 years, या किसी भी ट्रिब्यूनल का यानी डीआरटी का वो 3 साल कम से कम प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुका हो। तीनों में से कोई भी एक योग्यता होगी तो उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य माना जाएगा, और उसकी नियुक्ति करता है केंद्र सरकार। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन है चेयरपर्सन के लिए, जबकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए केवल एक ही कंडीशन वहां पर लिखी हुई थी। तो सेक्शन 10 इसकी चर्चा करता है। अब आते हैं भैया सेक्शन 11 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ एन एपिलेट ट्रिब्यूनल। यहां पर बात करने के पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये वैसे मैंने कल बताया था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए क्या है और इसके लिए क्या है, दोनों आप एक साथ याद कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि दोनों का टर्म ऑफ ऑफिस और एज पूछा जा सकता है। अगर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के मैक्सिमम एज की बात करें तो ये है 65 ईयर्स। क्लियर है? वो 65 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है और रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होता है। लेकिन अगर हम ऑफिस टेन्योर की बात करें, अगर हम ओटी लिख दे रहा हूं, ऑफिस टेन्योर समझ जाइएगा। ओटी मतलब यहां पर पूरा लिख ही दे रहा हूं, क्यों पूरा ना लिखा जाए। अगर हम इसके ऑफिस टेन्योर की बात करें, ऑफिस टेन्योर की बात करें तो ये है 5 ईयर्स। क्लियर है? कितना है भैया? 5 ईयर्स है। तो जो भी पहले पूरा होगा वो अपने पद से हट जाएगा, और इनको किस दिन से माना जाएगा? जिस दिन ये अपने ऑफिस का पद संभालेंगे उस दिन से इनका ये कार्यकाल शुरू हो जाता है। अगर चेयरपर्सन की बात करें तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज है भैया, इसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स है।
क्लियर है, वो कितनी है 70 ईयर्स है। और जो इसका ऑफिस टेन्योर है वो भी 5 ही साल का है। जो इसका ऑफिस टेन्योर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बराबर ही है, 5 साल। 5 साल उसका भी है, 5 साल उसका भी है, दोनों में से जो भी पहले आ जाए, 17 साल पहले आ जाए तो वो अपने पद से हट जाएगा, ये 5 वर्ष पहले पूरा हो जाए। और ये भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है। यहां पर इसकी एज केवल 65 साल होगी और ऑफिस टेन्योर इसका भी 5 ही वर्ष। तो ऑफिस टेन्योर तो दोनों का बराबर है, बस एज में 5 साल का डिफरेंस है। चेयरपर्सन 70 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर केवल 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। क्लियर है, चलिए यहां पर देखते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ एन अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म of 5 years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment, जो पीछे आपको बताएगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है। तो चेयरपर्सन अपीलेट ट्रिब्यूनल का अपना ऑफिस 5 साल तक धारण कर सकता है। और ये कब से बना जाएगा, जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करता है, यानी जिस दिन वो वहां पर नियुक्त होता है वहां से 5 साल वो अपने पद पर बना रह सकता है। आगे ये भी प्रोवाइड किया गया है कि दैट नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज द चेयरपर्सन ऑफ एन अपीलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स। तो कोई भी व्यक्ति 70 साल पूरा करने के बाद चेयरपर्सन के रूप में नहीं रह सकता है। यानी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है, 70 साल है। और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, ये भी एलिजिबल होता है और आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होता है। दोनों को वहां डायग्राम से समझ लीजिएगा, वो तुरंत याद भी हो जाएगा। सेक्शन 12 क्या चर्चा करता है भैया, सेक्शन 12 ये चर्चा करता है कि इसके और कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे। वो ऑफिसर्स वही होते हैं जो केंद्र सरकार नियुक्त करता है, और केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि जितना वो उचित समझेगा इनकी सहायता के लिए केंद्र सरकार वहां पर नियुक्ति कर सकता है। तो ये बात थी आपकी DR80 की। सेक्शन 12 यहां पर लिखा नहीं, मैंने आपको मुंह जबानी बता दिया। ये चर्चा थी DR80 की, और इसके पहले हम DRTs डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की पूरी चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप देखें तो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 तक हमारी पूरी चर्चा हो चुकी है। और ये सारे सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस आपको नहीं याद करना है कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा गया है, बल्कि आपको उन सेक्शन का कंटेंट याद रखना है। कंटेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो आज आपके लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं बाबू। RDB एक्ट पर हमने ये बहुत महत्वपूर्ण 2 क्लास में चर्चा कर ली है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अपनी तैयारी अब आप लोग शुरू कर चुके होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। नहीं शुरू की है तो कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। अगस्त की शुरुआत हो चुकी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मोटे मोटे तौर पर 4 महीना आपके पास है, क्योंकि नवंबर पूरा आपके पास है। 30 नवंबर को आपका पहला पेपर पड़ रहा है। तो 4 महीना आपके पास है, लेकिन पेपर भी आपको 5 देने हैं। तो 4 महीने में आपको 5 पेपर की तैयारी करनी है, यानी 120 दिनों में आपको 5 पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो मोटे मोटे तौर पर आप 25-25 दिन अगर एक पेपर को देंगे तो भी आप ठीक से और कर सकते हैं। आराम से 25 दिन एक पेपर को देकर आप तैयार कर सकते हैं। CIB बहुत सारे बैंकर सिंगल अटेम्प्ट में 5 पेपर क्लियर करते हैं। आप भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, अब समय देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। कि वो देखने के लिए 120 दिन है, वो कितनी जल्दी निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप बैंक में जॉब भी कर रहे हैं, आपके पास और भी काम है, तो उसमें आपको समय पहले से देना शुरू करना पड़ेगा। आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। महापैक आपको 3 वैलिडिटी में मिल रहा है, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। महापैक में आपको सारे जो बैचेस हमारे रनिंग बैचेस उनका एक्सेस मिलता है। सारे अपकमिंग बैचेस, पेड बैचेस का एक्सेस आपको इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। अलग से आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं होती है। महापैक की एक अच्छी बात है कि इसमें जितने जो कंपलसरी पेपर है चारों, उनकी क्लासेस तो आपको मिलती ही मिलती हैं, प्लस इलेक्टिव पेपर की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। यानी अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको इलेक्टिव पेपर्स अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी क्लासेस आपको इसी में मिलेगी। इलेक्टिव पेपर्स यहाँ पर आपके लिखे हुए 4 इलेक्टिव पेपर हम आपको उपलब्ध कराते हैं। IABF आपको 5 ऑप्शन देता है, जिनमें से 4 हम आपको उपलब्ध कराते हैं। इंडिविजुअल बैच की बात करें तो CIB फाउंडेशन 2.0 बिल्कुल न्यू बैच भी आपके लिए लॉन्च हो चुका है, जो दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहा है, आपके नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन को। आप इसे भी अलग से परचेज कर सकते हैं। इनमें अंतर ये होता है कि फाउंडेशन बैच में बस आपको एक ही बैच का एक्सेस मिलता है और इसकी वैलिडिटी एग्जाम के बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन महापैक में आपको नंबर ऑफ बैचेस 35, अगर मैं इलेक्टिव पेपर भी जोड़ लूं तो 25 बैचों का आपको एक्सेस मिलता है। MCQ बैच, थ्योरी बैच, कॉन्सेप्चुअल बैच, क्रैश कोर्स सब उसमें शामिल होता है। उसमें आपको एक्स्ट्रा जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी मिलते हैं, उसकी वैलिडिटी भी ज्यादा होती है। और अगर आप महापैक ले रहे हैं तो फाउंडेशन बैच जो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, फाउंडेशन बैच उसी में आपको उसी सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बैच भी आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आपका कोई एक ही विषय रुका है तो सिंगल सब्जेक्ट भी कंपलसरी पेपर चारों ही उपलब्ध है, आप सिंगल सब्जेक्ट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्टिव पेपर की मैं बात करूं तो इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध करा रहे हैं। HRM, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग, ये 4 इलेक्टिव पेपर आपके लिए उपलब्ध है। क्लियर है इतनी बात भैया? अगर आप महापैक लेते तो इलेक्टिव पेपर ही आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके CIB के लिए मैं 2 सब्जेक्ट डील करता हूं। एक आपका 4th कंपलसरी पेपर है BRBL, और एक आपका इलेक्टिव पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मेरी आपसे इन दोनों पर चर्चा होती है। इस पे कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए ये QR कोड आपको स्कैन करना है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम पर आप सिंपली सर्च करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं।
कल मेरी आपसे वापस मुलाकात होगी 7:30 PM पर, और लाइव कल हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। आज के इतने बहुत बहुत धन्यवाद।